बाकियों को समझ आ गया? दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह में क्या हुआ था? देयर वाज अ प्लेंटिफ, ओके ठीक है, हाँ जी, दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जो आपका प्लेंटिफ था उसका जो कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ तो वो क्या था? माइनर। ठीक है, माइनर है तो क्या है? डिसेबल्ड। ठीक है, दैट पर्सन इज डिसेबल्ड। कितने साल का माइनर था? 2 years, राइट? उसको क्या करनी थी? एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी थी। कितना टाइम मिलता है? 12 साल। ठीक है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को कितना टाइम मिलेगा? 12 साल। अब उसने जब तक मेजर होना था, कब होना था? 2 + 16 तब होएगा। ठीक है, 18 का यहाँ पे जाके फिट होएगा, राइट? उसके बीच में यहाँ उसका जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो क्या हो गया? एंड। दैट मीन्स आर्टिकल ने क्या कहा था? 12 साल, वो 12 साल यहाँ पे क्या हो गए? एंड। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे सेक्शन क्या कहता है? 6 कि आपको कितने मिलेंगे यहाँ से स्टार्ट होके? 12 साल। दैट मीन्स इट सेज आपका टाइम क्या हो जाएगा? एक्सटेंड। कब से टाइम शुरू होगा डिसेबल्ड के केस में? अगर नहीं समझ आया, जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी। तो यहाँ वो मेजर कब हुआ? जब यहाँ 18 का हो गया। सो ये जो मेजर था इसके यहाँ से इसका टाइम स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या उसको पूरे के पूरे 12 साल मिलेंगे? सो यहाँ पे सेक्शन 8 ने कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कितने मिलते हैं? 3 years। अगर कम बन रहा है कैलकुलेशन में उसको एक्सटेंड करके 3 years कर देंगे, अगर ज्यादा बन रहा है तो उसको 3 years कर देंगे कम करके। ठीक है, मिलने 3 years है। ओनली एक एक्सेप्शन है, अगर शेड्यूल में 2 years दिए। ठीक है, अगर शेड्यूल में 2 years दिए तो 2 years ही मिलेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमने कैलकुलेशंस की नहीं है इसकी एग्जैक्टली, राइट? अब समझ आया? हाँ, आपने इसमें ये लॉजिक नहीं लगाना, ये इसके फैक्ट्स हैं। इस केस में ये हुआ था। ठीक है, वी आर नॉट सॉल्विंग इट, ये आपको फैक्ट्स हैं, इस केस के जेन्युइन फैक्ट्स हैं। दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह में ऐसा हो गया था, तो उन्होंने मेजर से ये कहा कि हाँ क्या 12 साल पूरे कैलकुलेट करने हैं? ये डिस्कशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 भाई, 12 साल और 20 साल ऐसे दोबारा दोबारा देने लगे तो दिस इज वे टू मच। ये 1994 95 व्हाटएवर इज द ईयर, तब से ये डिस्कशन स्टार्ट हुई एंड देन वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस रूल। हमने जो सेक्शन 8 की इंटरप्रिटेशन है उसको इस हिसाब से किया है कि हम जो एक्सपैंड कर सकते हैं वो मैक्सिमम 3 years कर सकते हैं, अगर हमें एक्सपैंड करने की जरूरत पड़े। अगर कम करना है तब भी हम उसको 3 पे लेके आएंगे। वी हैव डिसाइडेड दैट 3 years फ्रॉम द डिसेबिलिटी इज सफिशिएंट। अब इसमें आप रीड करो, डेथ भी लिखा है, रीड करना एक बार पेरेंट। ठीक है, डेथ का मतलब क्या है? हमने 6 में एलआर को भी दिया था ना, राइट? हमने कहा था एलआर के केस में भी वो एक्सटेंड होगा। सो इवन फॉर द एलआर 3 साल ही होगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ऐसा नहीं कि उसकी डेथ होगी एलआर आ गया, एलआर को 12 मिलेंगे। एलआर के केस में भी कौन है? तो 6, 1 और 2 में कैलकुलेशन है ना, तब भी उतना ही रहेगा 3 years। तो ऐसा नहीं होगा जब उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी तब से स्टार्ट होगा? तब से भी स्टार्ट होगा बट कैलकुलेट करके 3 ही निकलेगा। लेट्स से हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें 6 years निकला है तो वी विल कन्वर्ट इट टू 3 में ये होता है, ऐसा नहीं कि उसके बाद कंप्लीटली डिनाई कर दिया जाता है। आपको ये बोला जाता है आपके ऊपर सेक्शन 8 लग रहा है, आपने 3 में फाइल करना है, बिकॉज लॉ हैज ऑलरेडी गिवन यू द बेनिफिट ऑफ डिसेबिलिटी। आपको मौका तो दिया जा रहा है ना। अब लॉ ने डेडलाइन रख दी, लिमिटेशन लॉ किस लिए है? डेडलाइन बनाने के लिए। सो उन्होंने बेसिकली एक डेडलाइन बना दी अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 की अगर आपसे कोई पूछे इंटरप्रिटेशन इस केस में हुई, ठीक है, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन वाज इन द केस ऑफ दर्शन सिंह। और केस का नाम लिखवाया था मैंने, उसमें भी इसकी डिस्कशन हुई थी, बेलोचन करण वर्सेस बसंत कुमारी। उसमें भी उन्होंने कहा 6 और 7 अकेले नहीं चल सकते, 8 साथ में ही चलेगा, बिकॉज कैलकुलेशन तो करनी है ना। तो 6, 7 और 8 इकट्ठे बढ़ते, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम समझ आ गया? ये उसके फैक्ट्स थे बेसिकली, नॉट द कैलकुलेशन। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 10 जो हमारा रह गया था। कितना रह गया था? आई थिंक 1 पेज वाज लेफ्ट।
लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 10। पहले बेरेक दोबारा पढ़ो, एक बार रिवाइज करते हैं क्या था 10 में। हाँ जी जसमीन रीड कर दो। सो सेक्शन 10 किसकी बात करता है? सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ये नाम से, एक मिनट, नाम से ही समझ आ रहा है। सो बेसिकली इसमें कौन हुआ? बेनिफिशियरी वर्सेस, कौन करेगा ट्रस्टी पे केस? बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी वर्सेस ट्रस्टी और उसका एलआर, ठीक है। या फिर असाइनी, कौन सा असाइनी? विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जिसको पैसे नहीं मिल रहे वो रोल प्ले करने के लिए, विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सो इस केस में सेक्शन 10 लगता है, ठीक है। 10 का आज एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। 10 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता। जितने टेढ़े क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट ही सेक्शन 12 से होते हैं, जो कल स्टार्ट हो रहे हैं। बिकॉज क्या हम 12 में क्या पढ़ते हैं, वहां से क्या स्टार्ट होती है? कंप्यूटेशन, दैट इज कैलकुलेशन, ठीक है। सो बेसिकली इसमें बेनिफिशियरी वर्सेस ट्रस्टी और एलआर और असाइनी का जब भी केस आता है तो दैट मीन्स क्या लगता है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हमने देखा था, सेक्शन 2 में पहले हमने देखा ट्रस्टी की डेफिनेशन आई थी। वो डेफिनेशन नहीं थी, वो क्या थी? एग्जॉस्टिव भी नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 3 चीजें उन्होंने कहा था कि इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने ट्रस्ट की डेफिनेशन कहाँ से लेनी है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, दैट इज 1882। ट्रस्ट आप सब लोगों को पता है क्या होता है? पब्लिक ट्रस्ट होता है, प्राइवेट ट्रस्ट होता है, रिलीजियस ट्रस्ट होता है। बेसिकली प्रॉपर्टी किसी को सौंप दी जाती है, उसको क्या बनाया जाता है? उसका मैनेजर, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं ये एसजीपीसी के फंड्स हैं। अब ये एसजीपीसी इनका ध्यान रखेगी, बिकॉज जो भी डोनेशंस आ रही हैं गुरुद्वारास में वो सारी उनके पास जा रही है, और उसमें से वो क्या करेंगे? अपकीप ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उसको कहते हैं हम ट्रस्ट। तो ऑब्वियसली बेनिफिशियरीज जो होते हैं वो केस कर सकते हैं, बिकॉज पैसा किसका जा रहा है? बेनिफिशियरीज का, ठीक है। और एंड रिजल्ट किसको मिलना है? अगर किसी चीज के लिए हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया, एंड बेनिफिट किसको मिलना है? बेनिफिशियरी को। लेट्स से देयर इज अ माइनर, देन द माइनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द ट्रस्टी, ठीक है। अब रीड करो बेयर एक्ट। Notwithstanding anything contained in the formal provisions of this act, no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose, or against his legal representatives or assignees, not being assigned for valuable consideration for the purpose of following him in his or their hands such property, or the proceeds therefore, or for an account of such property or proceeds, shall be barred by any length of time. Explanation: for the purposes of this section, any property comprised in a Hindu, Muslim or Buddhist religious or charitable endowment shall be deemed a property vested in trust for a specific purpose, and the manager of the property shall be deemed to be the trustee thereof. सो बेसिकली इसमें क्या है? जब ये केस होगा, ये अगर सिंपल भाषा में समझो तो इस पे क्या नहीं लगेगा? लिमिटेशन, ठीक है। ये लिमिटेशन के स्कोप से बाहर रखा गया है, क्योंकि दिस इज समवन्स इंटरेस्ट, समवन्स मनी। आप ये नहीं कह सकते 3 साल हो गए अब खत्म ही कर दो, बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। जब आप ट्रस्ट की बात करते हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया होता है, तो उसमें लैंड, मनी, काफी कुछ इन्वॉल्व होता है। यू कैन नॉट से कि बस बहुत हो गया, बिकॉज देयर आर केसेस जिसमें लिमिटेशन की वजह से ये राइट भी जा सकता है। सो वी हैव केप्ट दिस आउट ऑफ द स्कोप ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? बेसिकली पहले तो एक ट्रस्ट होनी चाहिए, ठीक है। किसी ट्रस्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए खुली होनी चाहिए, राइट। केस किस पे हुआ होना चाहिए? ट्रस्टी पे। किसने किया होना चाहिए? बेनिफिशियरी में। दैट मीन्स राइवल बेनिफिशियरीज लेट्स से आपस में केस कर देते हैं, क्या उस पे भी ये रूल बनेगा? नहीं, ठीक है। ये रूल बनेगा ही तब जब बेनिफिशियरी वर्सेस ट्रस्टी होगा। बेनिफिशियरी वर्सेस बेनिफिशियरी आपस में लड़ पड़े, लिमिटेशन लगेगा, ठीक है। लिमिटेशन सिर्फ तब नहीं लगेगा जब आपके ऑपोजिट साइड जो पार्टी है वो क्या है? ट्रस्टी, ठीक है। सो यहाँ एक लाइन लिख लो, इसकी लीगल टर्म है सेक्शन 10। सेक्शन 10 applies to suits by beneficiaries only, comma, upon trustee, LR or assignees
without value consideration, or assignees without value consideration. So इस केस को हम बोलते हैं CES TUI, this is the legal term, QUE TRUST, Sestuiqui trust. CES TUI QUE TRUST. ठीक है, अगर कहीं पेपर में ये वर्ड आ जाए इन द प्रीलिम्स, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सूट्स बाय बेनिफिशियरीज अगेंस्ट द ट्रस्टीज. ठीक है, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. ये कई एग्जामिनर्स को आदत होती है प्रीलिम्स में वो वर्ड्स ही ये वाले लैटिन लैंग्वेज एंड यही वाले यूज करते हैं लीगल लैंग्वेज, सो दैट यू आर नॉट एबल टू डीकोड की कौन सा सेक्शन है. सो दिस इज द टर्म दैट दे कैन यूज. ठीक है, नेक्स्ट है कि ये सिर्फ एक्सप्रेस ट्रस्ट पे अप्लाई होता है, ओनली ऑन एक्सप्रेस ट्रस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, राइट. सो दैट मीन्स अगर स्टोरी में कहीं आए कि इम्प्लाइड ट्रस्ट है, या वर्ड यूज हो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, या ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो यहाँ पे सेक्शन 10 नहीं. ठीक है, सो दैट मीन्स सिर्फ एक्सप्रेस ट्रस्ट पे ये सेक्शन लगता है. इम्प्लाइड कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऐसे जो जहां पे आपके फिड्यूशरी रिलेशन के बेसिस हैं, इन पे आपका सेक्शन 10 नहीं लगता. ये पॉइंट कई बुक्स में मिसिंग है, सो इसको प्लीज लिख लेना. राइट, एंड देन आई फॉरगॉट टू गिव यू द 2 जजमेंट्स ऑन दिस सेक्शन 10. वन ऑफ द जजमेंट्स अगर आप भूल भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट जो सेकंड जजमेंट है वो आपने जरूर लिखनी है व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन सेक्शन 10. सो इसके नाम लिख लो. फर्स्ट इज रामचंद्र वर्सेस लक्ष्मण. रामचंद्र वर्सेस लक्ष्मण, AIR 1945 प्रीवी काउंसिल. वैसे तो ये प्रीवी काउंसिल जजमेंट है, आपने नोटिस किया होगा प्रीवी काउंसिल जजमेंट्स मोस्टली लैंडमार्क वाली ही साइड की जाती हैं. याद रह जाए तो बहुत अच्छा, बट स्टिल इट्स ओके. नेक्स्ट वाला याद रखना है आपको, रहमत बी वाला. इसमें लिखो Section 10 applies. It was held that Section 10 applies only against the person in whom the property has become vested, in whom the property has become vested in trust for any specific purpose. I repeat, section 10 applies only against a person in whom the property has become vested in trust for any specific purpose. So इस जजमेंट ने भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि पहली बात तो जो ट्रस्ट है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए. ऐसा नहीं इम्प्लाइड ट्रस्ट है कि कोर्ट उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही डीकोड करने पे लगी रहती है, उसमें आपका सेक्शन 10 लगेगा. दैट विल फॉल अंडर लिमिटेशन. ये एक्सप्रेस ट्रस्ट पे लगेगा और सिर्फ ट्रस्टी के अगेंस्ट जो केस है उसमें लगेगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट जजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है. दैट इज वली मोहम्मद डेड वर्सेस रहमत बी. नाम याद रखने आसान है ना, वो पूरा टिपिकल हिंदू नेम है, ये पूरा मुस्लिम नेम है. सो वी हैव वन हिंदू जजमेंट एंड वन मुस्लिम जजमेंट ऑन दिस. वली मोहम्मद डेड वर्सेस रहमत बी, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, नाउ हैव यू हर्ड दिस वर्ड जो अभी मैं लिख रही हूँ कभी? ठीक है, क्या कौन होता है मुत्तावली? The one who manages the property. So यहाँ पे मुत्तावली के बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी, बिकॉज मुत्तावली क्या होते हैं, जिनके पास मुस्लिम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पड़ी होती है. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हुए थे जिसमें आपका सबसे पहले हेल्ड हुआ था कि जो मुत्तावली भी है
वो बेसिकली क्या होता है, मैनेजर या सुपरिटेंडेंट किस चीज का, वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है, मैनेजर और सुपरिटेंडेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, राइट। पहली बात तो ये ओनर नहीं होता, राइट, ये सिर्फ मैनेजर होता है। और मैनेजर कौन सी टर्म्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एंडोमेंट, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एंडोमेंट। सो बेसिकली ये आपका एक्सप्लेनेशन जो थी ऑफ सेक्शन 10 उसमें फॉल करता है, क्योंकि ये ट्रस्ट किस लिए बनाई गई है, रिलीजियस पर्पस के लिए, राइट। सो दिस फॉल्स अंडर द एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ कोर्ट ने बोला था, यहाँ एक लाइन है आपने लिखनी है, ही इज prohibited from setting up adverse title unlike a stranger, हम एडवर्स टाइटल और ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे ना 25, 26, 27। सो बेसिकली इसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ एक ट्रस्टी होता है, ये 25, 26, 27 के अंडर नहीं आ सकता, ये कभी भी एडवर्स पोजेशन और एडवर्स टाइटल क्रिएट कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, मैनेज करेगा, बाकी इसका कोई भी राइट नहीं। तो जब भी आपके डिस्प्यूट्स आएंगे वो कभी भी एडवर्स पोजेशन को लेके नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है इम्प्लाइड में, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट सेक्शन 10। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट लेट्स फिनिश सेक्शन 11। हाँ जी, असाइनिंग विद वैल्यूएबल कंसिडरेशन मींस लेट्स से कि मैं आपको इस चीज का रोल असाइन कर रही हूं और मैं आपको इसकी पेमेंट दे दूं, यस, रेम्यूनरेशन, ठीक है। विदाउट मींस विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, राइट। लेट्स से दिस पर्सन इज हेल्पिंग मी आउट विद द थिंग्स, सो दैट पर्सन इज विदाउट रेम्यूनरेशन। सो दिस इज बेसिकली रेम्यूनरेशन ओनली। Consideration always when used in any act is basically remuneration, ठीक है, other than contract। Contract में तो इसका पूरा हम चीर हरण करते हैं। Under which section? याद है, चलो contracts। चलो आज इसको भी लर्न करके जाएंगे हम लिमिटेशन को। पहले हम 15 मिनट में सेक्शन 11 खत्म करते हैं। 1 section per day। Let's finish section 11। Very easy section। एक आधी बार ही क्वेश्चन आया है, इसको हम एक स्टोरी लिख लेंगे, उससे समझ लेंगे, उसके बाहर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज, टू विच द एक्ट extends, I repeat, suits on contracts entered into outside the territories to which the act extends। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, बेसिकली फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो ये फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के कंटेक्स्ट में आपसे बात करता है कि क्या लिमिटेशन के जो रूल्स हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था अगर आपको याद हो, लेक्स फोराई। लेक्स फोराई का मतलब क्या था, जहां आप सूट फाइल करते हो वहां की कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि वहां का लॉ लगेगा, ठीक है। सो ये आपका पूरा सेक्शन 11 उसके आले दुआले घूमेगा, जो हमने एमसीक्यू का पॉइंट किया था, दैट दिस इज बेस्ड अपॉन लेक्स फोराई। अब पहले बैरैक्ट रीड करो, फिर मैं आपको इसको सिंपल भाषा में लिखवाऊंगी। रीड। पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आई वाज प्रिज्यूमिंग दैट यू पीपल हैव, आपके में है, आप में भी है, अभी भी लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, क्या करें, हमारा सिस्टम स्लो है अभी भी हम उसको एज अ पार्ट ऑफ वो मान के भी हम आउटसाइड टेरिटरी मान रहे हैं, ठीक है। चलो दैट्स ओके, पर अभी मानना नहीं है उसको। आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा ये पार्ट ऑफ इंडिया है, सो दिस इज नॉट अ फॉरेन टेरिटरी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट अ फॉरेन टेरिटरी। There are some errors जो पेरेंट्स में रह जाते हैं, even revised these things, बट ये आपका फॉरेन टेरिटरी। आपको कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था और अब ये इंडिया में हुआ था, अब डिसाइड
सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू व्हिच द एक्ट एक्सटेंड्स। कौन सा एक्ट? लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। सो दैट मींस ऐसे एरिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो इससे बाहर है, इंडिया से बाहर है, ठीक है। क्या है उसकी मीनिंग, क्या समझाया आपको? समझाओ पहले मुझे। व्हाट डू यू इंटरप्रेट ऑफ सेक्शन 11? नीवी नहीं पाला नहीं, आपने पढ़ा हुआ है ये लो। Section 11 not important. What if a question comes on section 11? How can we leave even a single section or article of such laws? आपने इसको not important लिखा हुआ है? Please, it's a request, मत करो इसको not important की लिस्ट में, because globalization का जमाना है। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कहोगे ये तो हम नहीं करेंगे, क्या ऐसे कह दोगे आप? इनफैक्ट आपको ये गलतियां भी देखनी चाहिए, जैसे JNK वाली गलती है, ठीक है। देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन। चलो फिर मैं ही लिखवाती हूँ। राइट डाउन, लेट्स फर्स्ट मेक द चार्ट। मुझे लगा आपने किया होगा। ऐसा और भी कोई सेक्शन है जो आपने छोड़ा? बता देना मुझे, उसके स्पेशली आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो मैंने नोट्स प्रोवाइड करने हैं आफ्टर द क्लासेस। ऑल द प्रिंटेड नोट्स आर आल्सो गोइंग टू बी गिवन टू यू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कौन सा? 13 भी नहीं किया आपने? किया तो होगा। अच्छा, ओके ओके, चलो कोई नहीं, हम तो स्लो स्लो चल रहे हैं, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं इसके 2 रूल्स है, ठीक है। सेक्शन 11 के क्या है? 2 रूल्स। फर्स्ट बात करता है दैट सूट्स इंस्टीट्यूटेड, इसको चार्ट बनाना है हमने, सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया। तो एक बात तो क्लियर है, जो केस आपको दिया गया होगा वो हो कहाँ रहा होगा? इंडिया, ठीक है। किस चीज का? ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज द चार्ट दैट यू हैव टू मेक। सिंपल फॉर्म में समझाएंगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? एंटर्ड इनटू इन अ फॉरेन कंट्री, एंटर्ड इनटू इन अ फॉरेन कंट्री। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? फॉरेन कंट्री में हुआ। सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ है? अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इन इंडिया, राइट। किस चीज पे? ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी आर सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ लिमिटेशन। कौन से? कंटेन्ड इन दिस एक्ट, कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 11 क्या कहता है? दैट सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। पहली बात ये कॉन्ट्रैक्ट्स के डिस्प्यूट्स पे लगता है, राइट। एंटर्ड इनटू इन अ फॉरेन कंट्री आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। अगर आपको सिंपल एक लाइन में समझना हो तो लेक्स फॉर आया था, ठीक है। अगर आप सूट इंडिया में कर रहे हो तो आप बाद में ये थोड़ी कह सकते हो कि फलाना लॉ ये कहता है, फलाना लॉ ये कहता है, आप कह ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में क्या रूल अप्लाई होता है? लेक्स फॉराई, ठीक है। अब इसको इतना सिंपल नहीं, इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे पहले, बिकॉज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स फर्स्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। लेट्स से ए है, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, ए है और बी है। अब एज पर पार्ट 1, हाँ जी रुक तो जाए करो। लेट्स, अच्छा जेसिका, हाँ जी बोलो। जेसिका स्पीक अप, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Was it by mistake? आपको खुशी ज्यादा होगी लगती है सेक्शन 11 की, बाय मिस्टेक। मैंने कभी तो कुछ बोला ही नहीं जिस पे आपको डाउट रेज हो जाए। यार ये तो सबसे सौखा सेक्शन है, इस पे तो डाउट आ ही नहीं सकता। चलो शांति शांति से बैठ के पढ़ो, अभी बाद में पूछना, अगर सच्ची में कोई डाउट हो पूछ लेना, इतना भी सौखा नहीं है। सो लेट्स से ए है और बी है। एज पर जो आपकी प्रोविजंस है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहली बात सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है? किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है, विच इज आउटसाइड इंडिया, राइट। अब
जो कॉन्ट्रैक्ट जब एनफोर्स होना था, उसका कोई सूट होना था, वो इंस्टीट्यूट कहाँ किया? दैट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने फॉरेन कंट्री में किया, जब सूट इंस्टीट्यूट करना था उसकी कुछ इन्फोर्समेंट को लेके, वो इंडिया में किया, तो लॉ कौन सा अप्लाई होगा? दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो प्लेस वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड, प्लेस वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड. क्यों? बिकॉज हमारा प्रिंसिपल ऑफ लेक्स फोराई एप्लीकेबल होता है. सो यहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी आ जाती है तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं वो सारे अप्लाई होंगे. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट फॉलो होगा ही होगा. हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 यहाँ पे अप्लाई. ठीक है, पार्ट 1 सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. समझ आ गया? राइट, नाउ लेट्स कम टू पार्ट. पहले लिख लो इसको, तो छोटा सही है रिटन. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2. सो पार्ट 2 क्या कहता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. नो फॉरेन rule of limitation, no foreign rule of limitation can be a defense. ऐसे चार्ट में याद करना है, can be a defense किस चीज में? to a suit instituted in India. ठीक है, can be a defense to a suit instituted in India on a contract entered into in a foreign country, unless सिर्फ 2 ही कंडीशंस दी गई हैं लॉ में. फर्स्ट, द रूल हैज extinguished the contract. That is, right itself खत्म हो गया. Rule has extinguished the contract. That is, right itself जहाँ पे खत्म होता है as per foreign law. Second, इसके साथ plus है. That means and. This condition also has to be there. Parties were domiciled. First condition is the rule has extinguished the contract. अभी सिर्फ लिखो, समझने का मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. Plus the parties were domiciled in such country during the period prescribed by such rules. During the period prescribed by such rules. पहले पॉइंट में तो हमने बड़ा क्लियर देख लिया कि अगर हमने सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ है. अगर इंडिया में इंस्टीट्यूट हुआ है तो कोई बंदा फिरंगी है, कहीं का केस है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको क्या लगाने हैं? लिमिटेशन के रूल्स. सेकेंड स्टोरी इंपॉर्टेंट है, अब इसको बनाते हैं. लेट्स से एक्स है, दिस इज द सेकेंड सिचुएशन एंड पुट अ स्टार ऑन दिस. सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. एक्स है और वाई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों. कहाँ पे किया? फॉरेन कंट्री, राइट. फॉरेन कंट्री के जो लिमिटेशन रूल्स हैं, लेट्स से लिमिटेशन रूल्स हर कंट्री में होते हैं. लिमिटेशन रूल्स ऑफ दैट कंट्री, उसके हिसाब से उसको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए लेट्स से 3 इयर्स मिलते हैं. ठीक है, लिमिटेशन रूल्स जब इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं, उसको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए 3 इयर्स मिलते हैं, पर उसने इसमें सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया. ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते जाना. एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कहाँ पे किया? फॉरेन कंट्री में, राइट. वहाँ के जो लिमिटेशन रूल्स थे जिस भी कंट्री में किया हुआ था, लेट्स टेक जस्ट एन एग्जांपल. वो कहते थे कि 3 इयर्स में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, इसके बाद आप पे बार ऑफ लिमिटेशन लग जाएगा. यहाँ पे उन्होंने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया. दे इंस्टीट्यूटेड सूट, लेट्स से दे इंस्टीट्यूटेड सूट फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. अब वो आए इंडिया, उन्होंने प्लेस ऑफ सुइंग क्या चूज
इंडिया, ठीक है। इंडिया में लेट्स से लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जस्ट सपोजिंग आपको 6 साल मिलते हैं, ठीक है। लेट्स से लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से आपको क्या मिलते हैं 6 इयर्स। सो यहाँ पे लिखो इन इंडिया कॉमा वी कैनॉट टेक द डिफेंस of foreign rule of limitation that is suit being barred by limitation of 3 years, suit being barred by limitation of 3 years, full stop, even where a suit has been dismissed in a foreign country ब्रैकेट में लिखो on ground of limitation comma a fresh suit can be brought in this country within the period prescribed by limitation act। क्या समझ आया? पहले तो पार्ट 2 का पार्ट 1 समझाओ, क्या समझ आया फ्रॉम दिस एग्जाम्पल? पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। पहली एग्जांपल में हमने किया कि अगर फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, पर सूट कहाँ हुआ है? इंडिया में। रूल्स किसके लगने हैं? इंडिया के, ठीक है। सेकंड स्टोरी में हमने रियल कंफ्यूजन स्टार्ट किया है। सो सेकंड स्टोरी में हमने क्या किया, फर्स्ट पहले जो अनलेस से पहले वाला पार्ट है उसकी एग्जांपल बनाई है, ठीक है। अनलेस से पहले वाला पार्ट हमें क्या कह रहा था? नो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, कैन बी अ डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। लेट्स से आपने फॉरेन में सूट इंस्टीट्यूट किया था, वहां का लिमिटेशन पीरियड आपका निकल गया, बाद में आपने आके इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट किया, तो क्या वो फ्रेश सूट बार्ड बाय लिमिटेशन होगा अगर इंडिया में टाइम अलाउ कर रहा होगा? नहीं, ठीक है। आप वो जो बाहर का बार है उसको इंडिया में एज अ डिफेंस नहीं ले सकते। अगर इंडिया लॉ में आप एप्लीकेशन लगा रहे हो और इंडियन लॉ कहता है कि 6 साल में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो आप ना तो फॉरेन रूल को यहाँ लगा सकते हो, ना आप उसको एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो कि भाई लिमिटेशन निकल गई, ठीक है। फॉरेन लॉ को बिल्कुल हम अपने स्कोप से बाहर रखते हैं, अनलेस, सिर्फ 2 सिचुएशंस, अब उसको भी लिखेंगे। अनलेस क्या होता है? रूल ऑफ दैट फॉरेन कंट्री extinguishes the right, rule of the foreign country extinguishes the right or the contract, और जो पार्टीज हैं वो उस टाइम पे डोमिसाइल्ड है। पार्टीज किस टाइम पे? उस टाइम जिस टाइम उसका वहां पे लिमिटेशन चल रहा है, वहां पे डोमिसाइल्ड। अब ये भी आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, लेट मी ड्रॉ एन एग्जांपल ऑफ सेकंड पार्ट। एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट था, कहाँ था? फॉरेन कंट्री में, राइट। फॉरेन कंट्री के जो रूल्स थे ऑफ लिमिटेशन वो कहते हैं दैट इफ यू डू नॉट फाइल द केस विद इन 3 years, ठीक है, इफ यू डू नॉट फाइल द केस विद इन 3 years योर कॉन्ट्रैक्ट विल टर्मिनेट, ठीक है। पहली एग्जांपल में हमने क्या किया, उनका लिमिटेशन 3 साल का था, हमारा 6 साल का है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ कर लो, सूट इंस्टीट्यूट करना, लिमिटेशन के रूल्स कौन से लगेंगे? इंडिया के, ठीक है। सिर्फ आपको एक एक्सेप्शन दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री का रूल ये कहता है कि राइट ही खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, तो वो रूल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। अब इसमें हमने एग्जांपल की एक्स और वाई के कॉन्ट्रैक्ट में, लेट्स से फॉरेन कंट्री ये कहती है कि अगर आप 3 साल के बीच में केस नहीं करते तो जो आपका एक्स और वाई का राइट है वो खत्म ही हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट
केस क्या इंडिया में कर सकते हो? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। और जो ये एक्स एंड वाई है वो उस टाइम पे जब इनकी ये सारी लड़ाई की है वो वहां के डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है, वो वहां के डोमिसाइल होने चाहिए, तभी उन पे ये लिमिटेशन लागू होएगी, ठीक है। सो देन एक्स एंड वाई कैन नॉट टेक दैट केस इन इंडिया, कैन नॉट टेक दैट केस इन इंडिया। समझ आया? बैरक की प्रोविजंस को मैं पहले एग्जांपल्स लिख लो, दोबारा समझाती हूँ। सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पे तो क्वेश्चन आता नहीं, फर्स्ट तो ऑब्वियस है, डायरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है? सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू इन अ फॉरेन कंट्री आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन द एक्ट। जो बेयर एक्ट आपके हाथ में, अगर इंडिया में केस हुआ, कोई पार्टी फॉरेनर है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लगेंगे? हमारे लिमिटेशन रूल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है कि कोई फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन आप एज डिफेंस नहीं ले सकते। लेट्स से आपके बाहर के रूल्स कहते थे कि 3 साल में करो, आपने 6 साल में किया क्योंकि इंडिया में 6 साल है, या 12 साल में किया, जितना भी हमें टाइम प्रोवाइड किया गया, तो आप उसको एज डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई दिस इज स्टॉप्ड बाय लिमिटेशन, अनलेस अगर वो जो राइट था वही खत्म हो गया। तो आप न्यू राइट नहीं क्रिएट कर सकते किसी और कंट्री में जाके, आप सिर्फ उसको एक्सटेंड कर सकते हो लिमिटेशन को। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो लिमिटेशन, न्यू राइट नहीं क्रिएट कर सकते। राइट खत्म हो गया और अब आप वहां रह रहे थे जिस टाइम ये राइट खत्म हुआ है, तो आप पे ये रूल एप्लीकेबल है, तब आप पे हमारे लिमिटेशन के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, आप फ्रेश सूट यहाँ पे फाइल नहीं कर सकती, और बार्ड बाय लिमिटेशन एंड द टाइम हैज फिनिश्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज फिनिश्ड। ये सिर्फ तब होगा जब आपका जो रूल है वो खत्म कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टोरी में ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो अगर एक्सपैंड हो रहा है तो आप कहोगे हमारे रूल्स लगेंगे, दिस प्रिंसिपल इज लेक्स फॉर है। अब यहाँ पे आपके पास बुक्स में मटेरियल नहीं दिया हुआ, ये एक चार्ट है, या प्लीज बना लो, छोटा सा चार्ट है, अगर आपको क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है तो आपके पास कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। सो लेट्स मेक वन स्मॉल चार्ट। डोमिसाइल मींस लेट्स से जब ये टाइम आपका पीरियड जिसमें आपने केस फाइल करना था, आपको ये कहा गया था 3 साल के बीच बीच में करना है, तो वो 3 साल के बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसमें लेट्स से मैं और जस्मीन है, हम दोनों का डिस्प्यूट है, हम दोनों वहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, हम वहाँ की बेनिफिट्स ले रहे हो, हमारे वहाँ के राइट्स एक्सरसाइज, वोटिंग एंड ऑल सब कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हम वहाँ के क्या है? डोमिसाइल। जैसे आप पंजाब का पेपर देते हो, आपसे डोमिसाइल लिया जाता है ना, you are a domicile from Punjab, that means you are a resident of Punjab and you are taking the benefits of the residency, right? So basically वहाँ सिचुएशन ये होनी चाहिए कि x और y वहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी धक्के सी कंडीशन लगाई है उन्होंने, बट ठीक भी है किसी तरीके से, अगर आप किसी रूल्स को फॉलो तभी करोगे ना, फॉरेन रूल्स को, अगर वहाँ आप रहते हो, राइट। सो दिस इज वन कंडीशन, सो ये दोनों होनी चाहिए, दिस इज नॉट और, दिस इज प्लस, राइट। Yes, yes, yes. Both the parties. आपका बेयर एक्ट कहता है, ठीक है, both the parties have to be domiciled, and दोनों conditions होनी चाहिए, right? अब इस पे ये जो चार्ट है ये लिख लो एक बारी, and then we are done with section 11. We have this chart that is general rule of international law. General rule of international law. जनरल रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, किसको लेके? कॉन्ट्रैक्ट को लेके। 2 तरीके का है आपका, फर्स्ट है लेक्स लोकाई कॉन्ट्रैक्टस, लेक्स लोकाई कॉन्ट्रैक्टस, ये आपने टर्म सुनी होंगी, यूज होती हैं, दीज आर ऑल फॉलोड इन इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लॉ आई थिंक जुडिशरी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये टर्म्स लिखवाई जा रही है। लेक्स लोकाई कॉन्ट्रैक्टस का मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस, लॉ ऑफ द प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, दैट इज कॉल्ड एज लेक्स लोकाई कॉन्ट्रैक्टस, ठीक है। एक होता है लेक्स फोराई, लेक्स फोराई, ये होता है लॉ ऑफ द फोरम, लॉ ऑफ द फोरम दैट इज कंट्री इन विच एक्शन इज ब्रॉट, लॉ ऑफ द फोरम दैट इज कंट्री इन विच एक्शन इज ब्रॉट, ठीक है।
क्यों पढ़ा था? बिकॉज हम जो ये पढ़ते हैं ये बेसिकली क्या है, प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, हमने यही पढ़ा था, ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल है वो बेसिकली क्या है आपके सब्सटेंटिव, वो आपके क्या ले डाउन करते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो आपका लेक्स लोकाई डिटरमिन करता है। तभी डोमिसाइल की बात की ना हमने एंड में, कि जो आपके उसके बेनिफिट्स एंड सब कुछ है, अगर आप वहां के डोमिसाइल हो तभी लोगे किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स, राइट। बट जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद उसके प्रोसीजर पे आते हैं कि सूट इंस्टीट्यूट होना है, एप्लीकेशन लगनी है, तब प्रोसीजर कहाँ का फॉलो होता है, जहाँ पे आपने केस किया। बिकॉज यहाँ पे जब लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट होगा, लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट होगा, तो आपको हमारा लिमिटेशन लॉ फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज डोमेस्टिक, जहां पे आपने सूट इंस्टीट्यूट किया। ठीक है, समझ आया ये पॉइंट? लेक्स लोकाई कॉन्ट्रैक्टस का मतलब हुआ लॉ ऑफ द प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। लेट्स से आपने फॉरेन में किया, लेट्स से आपने यूएस में किया, ठीक है, यूएस में जो कॉन्ट्रैक्ट को लेके रूल्स होंगे वही लागू होंगे ना आप पे, कि इतना लिमिटेशन है, ये है, वो है, जो भी आपको सारा बताया जाएगा, उसमें आपके ये राइट्स हैं, ये लायबिलिटीज है, आपने इतने में चैलेंज करना है, ये करना है। अब लेट्स से आपने जब केस करना था, आपने वो केस आके इंडिया में किया, तो भाई हमारा ही प्रोसीजर फॉलो होगा। बिकॉज हमारी इंडियन कोर्ट से ये तो नहीं करेगी चलो हम अमेरिकन लॉ पढ़ते हैं, पहले पढ़ के बताते हैं कैसे कैसे इसको कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ हमारी कन्वीनियंस के लिए बना दिए गए दो तरीके के, लेक्स लोकाई कॉन्ट्रैक्टस एंड लेक्स लोकाई, जहाँ पे आप केस कर रहे हो वहाँ का लॉ आप पे लागू हो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है टिल सेक्शन 11। अब हमारा स्टार्ट होगा कल से सेक्शन 12, जिसमें आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आएंगी। अब मैं आपको जिसने पहले क्लासेस लगाई हैं, अगर वो जाना चाहता है जा सकता है, नहीं तो हम रिवाइज कर रहे हैं। आप लोगों ने लगाई हुई है ना, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, बिकॉज आप लोग बड़ी लॉन्ग क्लासेस से बैठे हो। बाकी सब शॉर्ट में रिवीजन होएगी। अब हाफ एन आवर 2 मिनट्स ब्रेक ले लो, देन वील हैव अ रिवीजन। ठीक है, 1 से लेके 11 तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देन टुमारो वी स्टार्ट विद 12। What time did your classes start? 1. So it's been quite a long time period. You must be having break after every class. Yeah, continuous 10 minutes. Okay. मिलती 10 मिनट्स है। टीचर को ये होता है ना, कोई टॉपिक शुरू किया है तो वो कंटिन्यूअस में, स्पेशली फॉर लॉन्ग सब्जेक्ट्स, दे टेंड टू फिनिश दैट टॉपिक, ये पंगा रहता है। क्विक रिवीजन करेंगे बस हाफ आवर की, सो दैट आपको कोई भी चीज़ का डाउट ना रहे और आपको ये पूरा रट्टे लग जाए 1 to 11। डू यू पीपल सॉल्व क्वेश्चंस घर जाके बाय एनी चांस? अच्छा, पहले 11 इस पे 10 पे क्वेश्चन लिखो, एक लिखो, फिर थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन की आदत डलेगी। फ्रॉम दी सॉल्व पेपर्स ऑल्सो, फ्रॉम 10 ईयर 15 ईयर, ये जो आपके मिलते हैं मार्केट में, इन्हीं में से करो पहले तो, देन यू विल गेट टेस्ट इन योर अकेडमी ऑल्सो, बट दे ऑल्सो बेसिकली कम फ्रॉम दीज टेस्ट सीरीज ओनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब वो नए तो बनते नहीं है, नहीं तो बनते नहीं ना। इफ दे से आपने कल टेस्ट लेना है, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास गाड़ी में पड़ी होती है बुक्स, वो राम का शाम बन जाता है, शाम का राम बन जाता है, A B B C D चेंज हो जाते हैं, एंड दैट सेम पैटर्न, अगर आप नोटिस करो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो एवरी एग्जामिनर, सो स्मार्ट बंदा वो है जो खुद से मेहनत करे इस चीज़ में। यू शुड नॉट वेट फॉर द टीचर टू हेल्प यू और सम फ्रेंड टू गाइड यू। आपको पता है क्या करना है, बस वही आप 10 ईयर पेपर्स उठाओ, उसको करना शुरू करो। You should be able to solve the questions of subjects. You should not be having 100% attendance in classes. अब मैंने इनको क्यों बोला, बिकॉज इनको आधी चीज़ें पता है, वो बार बार सुनने का कोई फायदा नहीं, कुछ नया सांप नहीं निकल आएगा उसमें से। बेसिकली आपको पेपर क्लियर करना है, उसके लिए यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर बेस्ट फुट, राइट। सो प्रिपरेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। चलो पहले क्वेश्चन 10 पे लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 10।
अब ये देखो, ये मेरे फ़ोन में है जो, ये सारे उसी में से है, आपके टेस्ट सीरीज एंड सॉल्व पेपर्स में से ही बने होते हैं। मैं कौन सा बना के लाती हूँ। सो फर्स्ट राइट ऑन सेक्शन 10, रुको पहले मुझे भी ढूंढने दो। राइट डाउन, महादेवी ट्रस्ट, महादेवी ट्रस्ट was created by, Mahadevi Trust was created by Lala Hukam Chand, Lala Hukam Chand in 1940, in 1940 for running a particular temple in Old Delhi, in Old Delhi. सो बेसिकली यहाँ ट्रस्ट बनाई गई, ठीक है। किसने बनाई? लाला हुकम चंद ने। किस चीज़ के लिए बनाई? रनिंग अ पर्टिकुलर टेम्पल। सो यहाँ आपको पर्पस समझ आ रहा होगा, और किस चीज़ में फॉल करेगा ये भी समझ। हमेशा एक मैं तजुर्बे से बता सकती हूँ, अपने जुडिशरी के एग्जाम्स के सब चेकिंग एंड मेकिंग एंड एवरीथिंग से, आपको पहली लाइन में सबसे ज़्यादा हिंट दिए होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना शुरू होगे ना, फर्स्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आपने हमेशा फर्स्ट लाइन को और लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लेना है, फर्स्ट से हिंट निकालने हैं, लास्ट लाइन से आपने लास्ट के कंक्लूजन को फ्रेम करना है। जब लिखा होता है ना हैज इट बीन डिसमिस्ड और ये वो सारा, आपने ज़रूर लास्ट की जो लाइन है उसी के हिसाब से कंक्लूड करना है अपना आंसर। आपके मार्क्स में आप फर्क देखना, इट विल मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर मार्क्स, ठीक है। सो राइट डाउन, सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, certain immovable property was also delivered by him to the trustees for the purpose of carrying out the object of trust in the same year, full stop. Trustees took no steps for running the said temple. Trustees took no steps for running the said temple, full stop. बनाया किस लिए गया था ट्रस्ट? फर्स्ट लाइन में क्या बताया था? फॉर रनिंग अ पर्टिकुलर टेम्पल। अब आपको पता लग रहा है सारी स्टोरी फर्स्ट लाइन तक की जाएगी वापस मुड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ लाला हुकम चंद, कॉमा, हिज सन विकास filed a suit for recovery of property against the trustees in the year 1995, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था? बेनिफिशियरी, ठीक है। सो बेनिफिशियरी ने केस ठोक दिया कब? 1995 में, फुल स्टॉप। ट्रस्टीज रेज्ड ऑब्जेक्शन that the suit having been filed after the prescribed period of 12 years from 1940 is time barred, full stop, decide, अब आपको मैंने क्लियर नोट्स इसीलिए बनवाए हैं बिकॉज बुक्स में आपको ये नहीं मिलता, बेनिफिशियरी वर्सेस ट्रस्टी, उससे आपको ये स्टोरी सॉल्व करनी आसान हो जाती है, ठीक है। हाँ, सारा क्वेश्चन, हाँ। अब
अब इसमें देखो इतनी लंबी कहानी में से वैसे रेलेवेंट क्या है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, अगर आप नोटिस करो फर्स्ट लाइन में हिंट है, ये आपको ईयर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाले होते हैं, पेपर में तो डेट्स भी आएंगी टू कंफ्यूज यू, बट मेन मुद्दा देखना आपने। ट्राई एंड सॉल्व दिस एंड देन वी डू द रिविजन। I will do that. I will surely do that. पहले ये वाला कर ले। ये क्या हुआ? This session did it end? Okay, I thought it ended. पहले आपको ये जो क्वेश्चन करवाया है प्लीज इसको सॉल्व करके देखो। लास्ट वाला, कल वाला तो बहुत इजी था। I will discuss that also. कल वाले में सिर्फ आपको स्कोप डिस्कस करना था, इसमें सेक्शन 10 अप्लाई करके देखना है, एक बार करके देखो। सेक्शन 10 हमने आज ही किया है कि सेक्शन 10 ट्रस्ट पे लगता है, ट्रस्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रस्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, बिल्कुल है, ठीक है, बिकॉज हमने पर्टिकुलर टेम्पल की उसकी अपकीप के लिए ट्रस्ट बनाई थी। सो दैट मीन्स ये रिलीजियस पर्पस, दिस इज कवर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन, राइट। सो दिस इज अ ट्रस्ट। देन इसका बेनिफिशियरी कौन था? लाला हुकुमचंद का बेटा, दैट इज विकास। तो जब लाला जी की डेथ हुई उसके बाद विकास ने केस फाइल कर दिया, बिकॉज जो पैसा है वो उसके लिए पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा था। अब आपने कैसे इसको फ्रेम करना है, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू सी। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, बट अब एक बार लिख के रखो, बस अभी पढ़ा है, एक बार बेरेट से पढ़ो और कोशिश करो। अगर कोई चेक करवाना चाहता है, मोर देन वेलकम, उसकी पेपर तक आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो पहले तो उसकी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन किया करो। लास्ट लाइन जो है उसमें आपका यहाँ क्या लिखा गया? ट्रस्टीज रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट द सूट हैविंग बीन फाइल्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 12 इयर्स सो इट इज टाइम बार। आप ऊपर पहले सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लो कि लीगल इशू रेज्ड यहाँ पे क्या है, कि क्या ये टाइम बार है, एंड देन राइट डाउन ये सेक्शन 10 है, देन स्टार्ट फ्रेमिंग द आंसर, ठीक है, बिकॉज आपने लीगल इशू के हिसाब से आंसर फ्रेम करना है। सेक्शन 11 बोलो, सेक्शन 10 राइट। क्यों नहीं लगेगा लिमिटेशन? बिकॉज आपका जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि ट्रस्टीज और बेनिफिशियरीज के केस में लिमिटेशन नहीं लिखता है। जस्ट आस्किंग कि मुझे 3-4 पॉइंट्स बताओ जो आप पेपर में लिखोगे, और ओनली 3-4 पॉइंट्स। लेट्स सी आपको 10 मार्क्स में आया, आप पेपर जब आंसर फ्रेम करते हो आप सोच लो दिमाग में कि मैंने ये 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो 4-5 कौन से होंगे और सीक्वेंस क्या होगी? Yes. And moreover, according to the facts of the case in hand, right, the suit is between the beneficiaries and Vikas, right, and the trust. And here the trust was created for a specific purpose, that was for the running of a particular temple. Right. And in such cases, as we know that according to section number 10, in such cases, there is dispute between a beneficiary and trust. There is no limitation period prescribed. So it can extend to any number. Right. So the suit is held, and this, on the facts of this case, it's not at all maintainable.
cannot sue the trustee. आंसर आप सबका ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो. जस्ट नाउ लेट मी टेल यू आपने इसकी फ्रेमिंग को कैसे फोकस में करना है. लेट्स सी द फ्रेमिंग फर्स्ट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज अ मेक और मार फैक्टर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली आपने इसमें एक तो हाईलाइट करना है कि लीगल इशू रेज्ड क्या है. ठीक है, लीगल इशू रेज्ड क्या है यहाँ पे, कि क्या वो टाइम बार्ड है या नहीं है. ठीक है, टाइम बार्ड का यह सवाल ही नहीं आता बिकॉज ये आप कहोगे कि ये जो स्टोरी आपको दी गई है, फैक्ट्स ऑफ द स्टोरी, ये फॉल करते हैं किसके अंडर सेक्शन 10, राइट. देन यू स्टार्ट कोरिलेटिंग सेक्शन 10 टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो आप यहाँ पे जरूर लिखना, यहाँ केस किसने किया है, यहाँ बेनिफिशियरी कौन है, विकास. ठीक है, सो दिस इज विकास वर्सेस ट्रस्टी, राइट. ऐसे करके आप एग्जामिनर को अपना पॉइंट पूरा समझाओगे. जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा था ना, बेनिफिशियरी वर्सेस ट्रस्टी, आप लिखोगे यहाँ बेनिफिशियरी विकास है, यहाँ ब्रैकेट में लिखो बिकॉज इज द सन ऑफ लाला जी, राइट. सो उसने केस किया है ट्रस्टी पे. क्यों किया है, बिकॉज वो जो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी उसके लिए वो यूज नहीं की जा रही, राइट. स्पेसिफिक पर्पस क्या था, टेम्पल को रखना ध्यान, और वो उसके लिए यूज नहीं कर रहे उस ट्रस्ट को, राइट. तो इसलिए यहाँ पे ये जो इशू है दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. सारे एसेंशियल्स जो हैं आपने लास्ट में ये लिखना, एसेंशियल सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं सो दैट मीन्स इस पे लिमिटेशन नहीं लगेगा एज पर सेक्शन 10. ठीक है, सो आप एंड में ये लाइन जरूर लिखोगे, दिस केस कैन नॉट बी कॉल्ड एज टाइम बार्ड एज पर लिमिटेशन लॉ सेक्शन 10. ठीक है, दिस इज हाउ ये डायरेक्ट स्टोरी है, इजी है, बट इसको वही ऐसे नहीं कर देना. आपने उसके एक एक फैक्ट को कंसिडर करना है. एग्जामिनर ने हमेशा ये याद रखना है, एग्जामिनर ने इतना टाइम लगाया क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम करने को, आपने जस्टिफाई करना है. बिकॉज अगर 10 मार्क्स में आप उसको छोटे से में नहीं कह सकते, सो इट्स वेरी इजी, यू कुड वेरी इजीली डिकोड. अगर आपके पास एसेंशियल्स लिखे होते हैं ना, बड़ी इजीली जज कर लेते हो. हाँ जी, एडवर्स पोजेशन वाला किसने लिखा था, कुदरत. आपने क्या लिखा है, मैंने ध्यान से रीड नहीं किया. सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन एन एडवर्स टाइटल टू द रिकवरी सूट. बेनिफिशियरीज कैन नॉट सू द ट्रस्टीज. हाँ, आपने यहाँ गलत क्यों लिखा है कुदरत, ये आपने गलत लिख दिया. बेनिफिशियरीज कैन सू द ट्रस्टी, इट इज जस्ट दैट यहाँ पे तो लिमिटेशन लगना ही नहीं. सेक्शन 10 क्या कहता है कि बेनिफिशियरी जो है वो ट्रस्टी को कभी भी सू कर सकता है. आप थोड़ा गलत इंटरप्रेट करके, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट्स में हाँ हाँ हाँ, उसमें भी आता है, उसमें भी आता है, राइट. गौरी एंड उसमें दिल्ली के मॉस्क का और ये ट्रस्ट वाले केसेस थे हमारे पास. सेम वैसे फैक्ट्स है. ये आपको इसीलिए करवाया बिकॉज ट्रस्ट पे ये जो आप कई बार किसी सेक्शन पे लिख देते हो ना, नॉट इम्पोर्टेंट. कभी भी जुडिशरी में ये गलती नहीं करनी, कभी भी नहीं. बिकॉज कभी ना खुदा ना खास्ता कभी ना कभी वहां से क्वेश्चन निकल के आएगा और फिर आप बोलोगे माड़ी किस्मत इसी साल निकल के आएगा. ये होता है. हमेशा आता है, हमेशा. फिर हम बोलते हैं हाय हाय हमारी माड़ी किस्मत इसी साल आना था, बिकॉज आप गधा बन चुके होते, आप पढ़ के नहीं गए होते. ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने उसको कभी भी नॉट इम्पोर्टेंट में कंसिडर किया है. जब पेपर्स बनते हैं सबसे पहले वो यही देखते हैं कि बच्चे ये तो पढ़ेंगे ही नहीं. ठीक है, सो लेट्स आस्क समथिंग फ्रॉम दिस. सो ऑलवेज ऐसे वाले उनको तो हमेशा सॉल्व करके चलो. जैसे आपने 10 पे क्वेश्चन पक्का करके देखना है, 11 पे करके देखना है, सफिशिएंट कॉज पे 1-2 प्रैक्टिस करके देखना है कि आपको समझ आ जाए कि आपको कैसे लिखना है वहाँ. ठीक है, कैलकुलेशन तो आ जाती है. नाउ वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट सर, लेट्स डू द रिवीजन. समझ आ गया ना कुदरत, अब नहीं ये गलती करनी. सो बेसिकली उसमें तो कभी भी केस कर सकता है बिकॉज वो लिमिटेशन में फॉल ही नहीं करता. सेक्शन 10 तो ये कहता है कभी भी केस करो खुलेआम, राइट, लिमिटेशन लगेगी ही नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन. सो जिसने भी लिमिटेशन को 15 मिनट में समझना है फ्रॉम सेक्शन 1 to 11. लेट्स स्टार्ट. पहले मुझे एक जना पैरा करो जिसके पास भी है.
द रेस्ट कैन शेयर, आप उधर हो जाओ उसके साथ। सो लिमिटेशन एक्ट, सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखना है, क्या है, प्रोसीजर। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर बताता है कि जब आप केस, सूट, अपील, एप्लीकेशन फाइल करते हो तो क्या आप कभी भी कर सकते हो, नहीं। आपके ऊपर जो आपके पीछे लगाए गए हैं आर्टिकल्स, ये आपको बताते हैं कि इतने साल में, इतने दिन में, ये आपको टाइम पीरियड फ्रेम करते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कि इसको हम ऑब्जेक्टिव लॉ भी कहते हैं। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम साथ साथ में याद करते जाते हैं। दो मैगजीन्स हैं, कौन से दो मैगजीन्स हैं? यस, विजिलेंटस, नॉन डोरमेंटस, जूरा सबिएंट। उसका मतलब क्या है? यस, जो भी बंदा सोया रहा अपने हक को लेके, वो भी इतने सालों बाद उठ के नहीं आ सकता, बिकॉज जो जिसके खिलाफ आप आए हो भाई, उस पर भी तरस खा लो, उसको भी जिंदगी में और काम है कि अब बोलेगा ओ भाई, जैसे आज ही आपका लाइफ लॉ आप पे अगर आप रीड करते हो, यू रीड लाइफ लॉ, उस पे इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि ये जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज न्यू लॉज, BNSS and all, this is like a Demoiselle sword which is hanging. कब से उन्हें implement वैसे? 1st of July. So this is a statement that was made by her, which is a very big statement. Political angle से भी otherwise also. So आपको ऐसी statements हमेशा पढ़ के जानी चाहिए, because examiner कई बार जब questions frame करता है वो इनको हमेशा highlight करके चलते हैं। ठीक है, so live law app is one app which out of the context, but you should read. Right? Next है हमारा इंटरेस्ट रिपब्लिक के एडसेट फिनियस लिटिगेशन। That means स्टेट हमें लिटिगेशन को रोकना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। सारे लॉज में इसके बारे में प्रिंसिपल्स, जैसे आपका CPC में है रेस्ट जुडिकेटा का प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्सपायरी के बाद केसेस आने नहीं देने, क्वाइट करना लॉन्ग पोजेशन को, स्टे लॉन्ग डॉर्मेंट डिमांड्स को हमने खत्म करना है। ठीक है, इसको स्टैट्यूट ऑफ पीस एंड रिपोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसका एक टर्म है जो रोमन लॉ से बना था, जिस पे ये बेस्ड है, एक्शनस टेम्पोरलिस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। देन इज ये सिविल केसेस पे लगता है, बिल्कुल लगता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। क्रिमिनल में तब लगेगा अगर एक्सप्रेसली लिखा गया है कि इस प्रोविजन में लगना है। ठीक है, तभी लिखा कहाँ गया होगा, पीछे। ठीक है, देन इज ये कोर्ट्स में लगता है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे नहीं लगता। पेपर में हमेशा देखना, अगर ट्राइब्यूनल लिखा हुआ तो वहां नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी लिमिटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, आपने यही सारे फैक्टर्स चेक करने। सिविल केस है, ठीक है, क्रिमिनल है तो क्या वो उस आर्टिकल्स में आ रहा है। देन द सेकंड थिंग इज क्या वो कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है। देन यू हैव टू सी सूट है, अपील है या एप्लीकेशन, जौन सा भी सेक्शन लग रहा है वो उस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो आपको चार्ट बना के दिया था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज इस पे रिट्स पे आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन नहीं लगती, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस लगती है। दैट मींस रिट भी डिले ना करो, टाइम से फाइल करो, बट ऐसा नहीं कि अगर आपने बाद में, क्योंकि रिट किस लिए होती है बेसिकली, मोस्टली फॉर योर फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। उस केस में हम ये नहीं कह सकते टाइम निकल गया तो भाई जा। ठीक है, सो उस केसेस में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को कंसिडर किया है। देन वाज योर केसेस जो हमने सारे, जिसमें से PNB वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे केसेस में हमने क्या कहा है कि डायलेटरी टैक्टिक्स नहीं रखने चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी अपने क्लेम को लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा नेक्स्ट, कि कोई भी प्राइवेट एग्रीमेंट अगर आप करते हो वो क्या हो जाएगा, वॉइड, अनएनफोर्सेबल। लेट्स से मैं और जस्मीन एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे केस में भाई अगर लॉ कह रहा है 3 साल, हम 12 साल करेंगे, क्या आप कर सकते हो? नहीं। क्या बाद में आप उसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो? नो, बिकॉज़ दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, दिस इज अनएनफोर्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था ये प्रीएम्प्टरी होता है, दिस इज फाइनल। प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज, बिकॉज़ अपील्स में भी अलाउड है, एप्लीकेशंस में भी अलाउड है। क्या आपका ये राइट भी ले लेता है, रेमेडी भी ले लेता है? नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी बार पूछते थे, अब नाउ इट इज अ पिटी हुई स्टेटमेंट, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, इतने इजी वाले नहीं आपसे पूछे जाएंगे। देन वो से 3 डॉक्ट्रिन्स वी डिड, वो इजी हैं, वो आपको आती है, एक्विसेंस एंड ऑल। डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आपको केस लिख लो, यहाँ फटाफट छोटा सा केस है, ट्रस्टीज कोर्ट बॉम्बे, ये मैं आपको लिखवाना भूल गई, 1 लाइन का केस है ये। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। एक बार आपको क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन एज पर ऑर्डिनरी लॉ। एक तो हो गया आप डिसेबल हो, डिसेबिलिटी खत्म होएगी तब चालू होगा, ये सब कुछ है। एज पर ऑर्डिनरी लॉ हम क्या कहते हैं, व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, उस पे एक केस लॉ है, लिखो ट्रस्टीज पोर्ट बॉम्बे, ट्रस्टीज पोर्ट बॉम्बे वर्सेस द प्रीमियर ऑटोमोबाइल, the Premier Automobile. This is a case by Supreme Court.
it was held that the starting point of limitation is the accrual of cause of action, is the accrual of cause of action. ठीक है, कहीं आपको पेपर में आ जाए तो आप इस केस को यूज कर सकते हो. दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स व्हिच आई फॉरगॉट टू गिव. यही फायदा होता है रिवीजन का, कुछ ना कुछ निकल ही आता है. सो देन वी केम टू सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है बेसिकली आपका सेक्शन 3 को अगर इमेजिन करो, हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें हमने लिखा था सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील, रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड. कब? टाइम निकलने के बाद. तो वो क्या हो जाएगी? डिसमिस्ड. ये सब सब्जेक्ट टू क्या है? सेक्शन 4 to 24. देन 3 के पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि सूट इंस्टीट्यूटेड अगर तो ऑर्डिनरी केस है, मेरा और जस्मीन का जमीन का झगड़ा है, जिस दिन हमने वो प्लेट फाइल की कि भाई मेरी जमीन है, उस दिन से आपका लिमिटेशन चालू. ठीक है. सेकेंड वाज पॉपर जिस दिन जाके बोलता है भाई मैं पॉपर हूँ, मुझे बेनिफिट चाहिए इस चीज का, सीपीसी के अंडर वो जाके क्लेम रेज कर देता है, तब से उसका चालू हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वाज क्लेम अगेंस्ट कंपनी खत्म हो रही है, जब आप ऑफिशियल लिक्विडेटर को जाके बोलते हो कि मेरे ये राइट्स हैं, तब आपका स्टार्ट हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन. आपको पॉपर पे भी एक बार क्वेश्चन आया, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी. देन इज सेपरेट टू सूट इंस्टीट्यूटेड, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. ये तो रट्टे लग चुका. सेट ऑफ सूट वाले डेट से, काउंटर क्लेम वाली डेट से. ठीक है. नेक्स्ट वाज एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट. जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई तब से आपका पीरियड कैलकुलेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट वाज सेक्शन 4 जिसमें था एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड. ये सूट पे भी अप्लाई होगा, अपील पे भी होगा, एप्लीकेशन पे भी होगा. अगर कोर्ट बंद थी तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपका एप्लीकेशन हो जाएगी. ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ द कोर्ट में वो क्या होनी चाहिए? बंद. राइट. देन वो सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूएशन ऑफ डिले किस किस पे अप्लाई होता है? अपील्स पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है, सूट्स में नहीं होगा, एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे नहीं होगा. ये दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें आपको ऑलरेडी टाइम दिया जाता है. एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन में अर्जेंसी होती है. ठीक है. इसलिए आपको डिले के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा. इसमें कंडोन होगा अगर आप क्या देते हो? सफिशिएंट कॉज. सफिशिएंट कॉज के बारे में हमारे पास गाइडलाइंस है बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वेरेट में सिर्फ इतना सा दिया है, तो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगी. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट की हमने सारी गाइडलाइंस कर ली. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दिस इज सब्जेक्टिव टू बी डिसाइडेड एज पर द रिस्पेक्टिव केस. जैसा केस अगर आपको लग रहा है बीमारी ऐसी आपको बेनिफिट देना चाहिए, आप दोगे. नहीं लग रहा तो नहीं. कई जगह गरीबी का भी मिलता है. ठीक है. देन वाज व्हाट वाज द नेक्स्ट सेक्शन वी डिड सेक्शन 9. सबसे पहले 9 में हमने क्या किया था? कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम. मैं डिसेबल्ड हूँ, डिसेबिलिटी सीज होगी. ठीक है. तब तक लिमिटेशन पीरियड रुका हुआ था, बाद में लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया. सब्सिक्वेंट कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, क्या फिर से टाइम रुक जाएगा? नहीं. ठीक है. सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी आ गई, इनएबिलिटी आ गई, पैसा मुक गया, मैं माइनर तो दोबारा हो नहीं सकती, मैं इनसेन हो गई. ठीक है. इडियट हो गई. लिमिटेशन क्या हो जाएगा? चालू. राइट. दिस इज सेक्शन 9 एक्सेप्ट फॉर वन एक्सेप्शन. जिस टाइम पे एक बंदा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके 2 रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसके केस में चालू होनी रुक जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोवाइजो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी डिड 10 जो अभी की है, ये सबको समझ आ गया. सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसमें सिर्फ एक असाइनी है जो बेयर एक्ट में मेंशन नहीं किया हुआ. आई थिंक लैंग्वेज में लिखा हुआ है असाइनीज हैज बीन गिवन. ठीक है. देन वी केम टू सेक्शन 6 किस चीज की बात करता है कि आप पे जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ इनिशियली, तब आप पे क्या थी? डिसेबिलिटी. तो उस केस में लॉ पे तरस खाता है. वो 3 डिसेबिलिटीज हैं. कौन सी? माइनॉरिटी, यूनेसी, ईडीएससी. वो कहते हैं भाई इनके केस में रुक जाओ, इनको टाइम दे दो. कितना दे दो? कम्स अंडर सेक्शन 8. ठीक है. सो 6, 7, 8 कम्स टुगेदर. 6 and 8 और 7 and 8. 2 से ज्यादा बंदे हुए तो 7 and 8, नहीं तो 6 and 8. राइट. सो इसमें हमने क्या किया था? ये सूट पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, अपील्स पे अप्लाई नहीं होता, प्रीएम्पशन सूट्स पे अप्लाई नहीं होता. ठीक है. देन वो सूट शुड बी ब्रॉट बाय अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, नॉट अगेंस्ट अ पर्सन बाय डिसेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट वाज ये एक्सप्लेनेशन में दिया गया है. यस. ये क्यों दिया गया? बिकॉज कई बार आपको जब स्टोरी आती है उसमें वो ये बोल देंगे देयर वाज अ चाइल्ड इन वूम. वो एक्स्ट्रा सस्पेंस ऐड करने को कि अब ये जब
स्टॉपेज फॉर टाइम, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद उसका भी क्लेम है। लिमिटेशन शुड वेट फॉर दैट पर्सन ऑल्सो, ठीक है, ये हमेशा आएगा जब भी आपको कंफ्यूज करना हो। जब मैं भी क्वेश्चंस बनाऊंगी आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑन दिस। देन वाज 6-2, जिसमें क्या था, या तो 2 डिसेबिलिटीज चल रही है या एक खत्म होते साथ दूसरी शुरू होगी, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। पेपर में सिर्फ आपने ये चेक करना है कि गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन का भी गैप हुआ सो दैट मीन्स वो 6-2 के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। 6-3 में हमने क्या किया था, डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ। आपकी डेथ हो गई तो आपके एलआरस पिक्चर में आ जाएंगे, एलआरस को भी बेनिफिट दिया जाता है, राइट, बिकॉज ये क्लेम ही करना है बेसिकली आपको। देन वो 6-4, अगर एलआर भी डिसेबिलिटी है उसको भी 6-1 एंड 6-2 का बेनिफिट दिया जाएगा। देन वो 6-5, 6-5 में क्या था, यस, अगर पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज, कौन सा, आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस, पर पीरियड अभी चल रहा था, तो जो एलआर उनको जो बचा हुआ टाइम है सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कितना किया, कौन सा किया था, सेक्शन 7 हमने कल ही किया, उसमें हमने क्या किया था, अगर तो विदाउट द कॉन्करेंस किया जा सकता है तो भाई चलने दो, एक आधा बीच में से डिसेबल्ड है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर उनमें से कॉन्करेंस नहीं ली जा सकती तो रुको, जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती या उनमें से एक बंदा किसी के बाकी सबकी गारंटी नहीं उठा सकता कि भाई मैं देख लूंगा, ठीक है। सो दिस इज एज पर सेक्शन 7। देन 8 में हमने क्या था, प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होता, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे चाहे एलआर के केस में करें चाहे दूसरे केस में, हम उसको पीरियड को 3 इयर्स करेंगे। अब आपको बड़े हुए पे केस नहीं आता, कम पे आता है जब भी सॉल्व करना आएगा, कि लेट्स से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 ईयर बना, तो आप उसको कितने तक एक्सटेंड करोगे, 3 इयर्स। देन आप ब्रैकेट में लिखोगे दिस इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, एंड देन आल्सो यू विल गिव द केस ऑफ दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह, बिकॉज इसी ने ही तो आवाज उठाई, इससे पहले किसी ने कहा नहीं था, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी डिड व्हाट वाज सेक्शन 11 में हमने आज क्या पढ़ा, समझ आ गया, सूट इंस्टीट्यूटेड इन फॉरेन कंट्रीज, बेसिकली उसमें क्या था, हाँ, सूट इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन फॉरेन कंट्री, हमारा लॉ लगेगा अगर वो इंडिया में फाइल हो रहा है। एक्सप्लेनेशन समझा दो आपको, इतनी क्विकली रिवीजन हुई, देखो रट्टे लग जाने चाहिए अब तो आपको, यहाँ तक 11 तक गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। हाँ जी जसमीन आप एक्सप्लेन करो सेकंड वाली, आज ही की है जो domicile. And in that case, if both the parties, that is, let us consider if it is X or it's Y, Right. so they must be domiciled in that particular country where the limitation is. For what country we are applying the limitation rules? ये तो आप एक सेक्शन पे आ गए ना, पहले पॉइंट 1 समझाओ, पॉइंट 2 समझाओ। पॉइंट 2 क्या कहता है कि लेट्स सी बाहर का लिमिटेशन लॉ कहता है 3 साल, हमारा कहता है 6 साल। अगर हमारा ज्यादा कह रहा है तो कहने के आजा भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, हमने तो अपना लॉ लगाना है, ठीक है। सो व्हील से कोई बात नहीं, सूट इंस्टीट्यूट कर लो, बट लेट्स सी बाहर का लॉ कहता है भाई इसके बाद इसका हक खत्म हो गया, आप चालू करो, आप बोलो चलो इंडिया चल के केस करते हैं, राइट तो मिल जाएगा। तो अगर कोई फॉरेन लॉ कहता है कि ये चीज प्रोहिबिटेड है, ये एंडेड है, तो वो ग्लोबल रूल है कि हम उसको रिस्पेक्ट देंगे और हम कहेंगे भाई राइट एंड हो चुका, अब आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि तब आप जब ये सब कुछ हो रहा था आप वहाँ के डोमिसाइल थे, सो आप वहाँ के रेजिडेंट थे, आप पे लॉ लागू होता है वहाँ का। आप ये नहीं कह सकते यहाँ से चल के अब इंडिया चलते, तो फिर तो लोग कंट्री हॉपिंग ही करने लग जाएंगे, केस करने के लिए अब चलो भाई दुबई चले, अब हम इंडिया चले, ठीक है। सो और जजेस बेचारे पागल हो जाएंगे लॉ पढ़ पढ़ के, यूएस का लॉ, हमसे इंडिया का तो रट्टे लगाया नहीं जाता, अब हम यूएस का भी पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट दिस। अब अभी आप जान ही रहे, आज 6-5 तक क्लास है, एक लाइन लिखनी है, लिख लो, बिकॉज मैं और सर गप्पे मार रहे थे बाहर, तो आज 6-5 तक एक्सटेंड हुई है। सो लिखो, कल जो हमने पार्ट स्टार्ट करना है उसके लिए एक लाइन है, नहीं लिखनी तो 5 मिनट ब्रेक ले लो पर बैठ जाओ, कल ही स्टार्ट कर लेंगे इसको। दैट इज पार्ट 3, कल से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। नाउ देयर इज वन थिंग, आई हैव 2 आइडियाज, या तो आप लोग कल टेस्ट दे सकते हो, अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो आप टेस्ट जरूर दोगे। वन से नहीं मीन्स एमसीक्यूज का टेस्ट का कोई फायदा नहीं। 1 से 11 तक आपका कुछ सब्जेक्ट्स को ऐसे लेके चलो, ट्रस्ट मी, छोटे सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर सब्जेक्ट्स, बिकॉज मेजर आप इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, दे टेक टाइम, बट स्मॉल सब्जेक्ट्स प्लीज कंसिडर कि हम 10-10 के ग्रुप में चलेंगे। ये तरीका होता है वैसे रट्टे लगवाने का, स्टूडेंट्स को भी 10 सेक्शंस उठाए,
वो लर्न किए, उनमें से टेस्ट लिया, उसकी आंसर राइटिंग चेक की, वो इम्प्रूव